अब नेक्स्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर 2 फॉर लूप्स गिवन है। कॉस्ट मैंने सबकी लिख ली है, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर 2 फॉर लूप्स हैं और इसमें ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि ये उसका नेस्टेड है या नहीं। ठीक है, जो सेकंड फॉर लूप है ये नेस्टेड फॉर लूप है या नहीं। तो दो चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं इसे। ठीक है, अब जो वेरी फर्स्ट चीज़ वो है आइडेंटिशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो फॉर लूप है ये इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है, यानी इसके कोई आइडेंटिशन नहीं है। इसका मतलब ये है ये फॉर लूप अलग है, ये फॉर लूप अलग है और ये फॉर लूप अलग है। दूसरा ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि ये उसका नेस्टेड है या नहीं, हम यहाँ पर आइटरेटर चेक कर सकते हैं। अगर 2 फॉर लूप हों, अगर नेस्टेड फॉर लूप्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर 2 फॉर लूप ऐसे लिखे हुए हो ना, ऐसे और ऐसे, तो फिर आपने क्योंकि यहाँ पर आई लिख दी है ना आइटरेटर, आप उसी नेम का दोबारा से आइटरेटर नहीं अंदर ले सकते। इनर फॉर लूप में कभी भी सेम नेम का आइटरेटर नहीं आता। क्यों? हम लोग जब भी डबल फॉर लूप यूज़ करते हैं इंटरनल फॉर लूप के साथ, तो हम आई और जे लेते हैं, क्योंकि सेम नेम का अंदर नहीं आ सकता। वो एक दफ़ा डिफाइन हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है, उसे आप अंदर से दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से भी देख लिया कि किस तरह से हम लोग इसे कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि ये इसका इंटरनल फॉर लूप है या नहीं। ये दोनों अलग अलग फॉर लूप्स हैं। चलें, ये बात तो होगी कि दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों सारों की कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो आई ने 1 से n तक चलना है। लेट से ड्राई रन करते हैं। मैंने कहा कि n 3 है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले तो आई हमारे पास 1 हुआ। ठीक है, आई 1 हुआ और आई को क्या होना चाहिए? लेस देन n होना चाहिए। आई लेस देन n है जी, है, इंटरनल स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट होने के बाद आई क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आई हमारे पास फिर यहाँ पर आ गया ना इंक्रीमेंट होने के बाद, तो आई क्या हो गया? 2। क्या 2 लेस देन 3 है? लेस देन इक्वल्स टू? यस है। इंटरनल स्टेटमेंट क्या होगी? रन होगी। इंक्रीमेंट के बाद, सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास स्टेटमेंट रन हो गई है। अब हमारे पास दोबारा से इंक्रीमेंट होगी ना वैल्यू थर्ड टाइम, तो इंक्रीमेंट होकर फिर हमारे पास यहाँ पर आई। ठीक है, थर्ड टाइम नहीं, सॉरी, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट होगी। फर्स्ट इंक्रीमेंट में हमारे पास 2 आया था, सेकंड इंक्रीमेंट में 3 आएगा। सेकंड टाइम जब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अभी भी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू एन आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इंटरनल स्टेटमेंट्स रन होंगी, चलेंगी। अब फिर से इंक्रीमेंट होगी थर्ड टाइम, और इस बार आई की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 4 बन जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो क्या 4 लेस देन एन है? नहीं, ये हमारे पास कंडीशन जो सी है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए इंटरनल कोई भी नहीं रन होगी स्टेटमेंट, और ये जो हमारा लूप है ये ब्रेक कर जाएगा। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, ये वाली जो सी सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ये कितनी दफ़ा चली है? 1 2 3 4 टाइम, यानी कि हमारे पास एन कितना था? 3 था, तो n+1 टाइम चलिए, क्योंकि n+1 हमारे पास किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो फर्स्ट वाली जो सी ये जिसके अंदर कंडीशन गिवन होती है, फॉर लूप के अंदर कंडीशन गिवन होती है ना, जो ये फॉर लूप का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है, और उसके बाद फिर आइट्रेशन होती है। ठीक है, तो कंडीशन में चलना था, तो कंडीशन कितनी बार चली है? n+1 टाइम चली है। तो यहाँ पर इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी n+1। ठीक है, ये चीज़, तो ये n+1 टाइम आएगी। उसके बाद इंटरनल स्टेटमेंट्स कितनी बार चली हैं? 3 टाइम। ठीक है, इंटरनल स्टेटमेंट कितनी बार चली है? 3। तो 3 हमारे पास क्या है? n। 3 इक्वल्स टू n है ना, तो यहाँ पर इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? n आएगी। और ट्रू और फॉल्स वाली मैंने कहा था सिर्फ, क्योंकि ये बूलियन है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा चलती हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आएगी? 1। सेम इसी तरह से मैंने कहा था, क्योंकि ये नेस्टेड नहीं है, ये अलग लूप है, इसलिए यहाँ पर इसकी कम्प्लेक्सिटी ऐसे ही आएगी। जो हमारे पास यहाँ लूप चल रहा है, इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी n+1, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन चलनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनल स्टेटमेंट है वो n टाइम चलेगी, और ये दोनों ट्रू फॉल्स वाली 1 टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल है। तो अगर मैं ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, तो मैंने क्या कहा था कि मैंने इन सबको क्या करना है? सम करना है। सम कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। C1 से लेकर C7 तक सारी वैल्यूज़ को क्या करना है? सम करना है।
C1 की वैल्यू हमारे पास थी n+1 प्लस C2 की थी n प्लस C3 की थी 1 और फिर फर्दर n7 तक सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, राइट। तो अब इनको हम आपस में सम जब करेंगे तो ये पहले ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस ही हैं सारे, तो ये सारे ऐसे ही एज इट इज़ ओपन हो जाएंगे। हमारे पास n कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n और बाकी सारे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो जब हम ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम अपर बाउंड लेते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में देखी हुई है कि किस तरह हम अपर बाउंड लेते हैं। जिसने ये नहीं की वो यूट्यूब पर जाकर, तो हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर के मैनुअल्स जहाँ पर सॉल्व किए थे हमने, वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हमने ये की थी। टाइम कम्प्लेक्सिटी की भी वीडियोज़ हैं अलग से, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म जो सी है, जो अपर बाउंड है, वो क्या है, n। हाईएस्ट वैल्यू n की हाईएस्ट डिग्री n की क्या आ रही है, 1 आ रही है। n की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, n। तो इसका जो हमारे पास ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी में आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरह से हम लोग इनकी कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर भी हमने इसे सम करना था ना, तो हमारे पास n ही आना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये मैं कर ही देती हूँ, n+1 था, फिर प्लस n आना था, +1 आना था, तो ये 2n+3 बन जाना था, जिसमें से हमारे पास जो n की डोमिनेटिंग टर्म आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n नहीं है, और यानी कि 1 डिग्री 1 ही आ रही थी। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ n बनना था और यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n ही बना है। तो हमने ये चीज़ पिछले सेमेस्टर में देखी थी कि जो हमारे पास सिंगल फोर लूप होता है ना, उसके लिए ऑर्डर ऑफ n आता है, डबल फोर लूप के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है। तो ये चीज़ अब आती कैसे है, हमने वो देखी है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ n आता है। ठीक है, आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम फिर नेस्टेड में जाएंगे।